हेलो फ्रेंड्स। हमारे आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे प्रसिद्ध साम्राज्य के बारे में और उसके दो महत्वपूर्ण शासकों के बारे में बातचीत करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने मौर्य साम्राज्य में सम्राट अशोक के बारे में बात की थी और इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और उनके पुत्र बिंदुसार के बारे में बात करेंगे कि उनका शासनकाल कैसा था, उनकी शासन व्यवस्था कैसी कैसी थी और उस समय में जो समाज के, अर्थव्यवस्था के और संस्कृति के जो अलग अलग पहलू थे उनकी क्या दशा हुआ करती थी। अपने वीडियो में हम आगे बढ़ें उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, हमारे वीडियोस को देखें, उन्हें लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में उसको शेयर करें और अपने ऑब्जर्वेशंस कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको ज़रूर बताएं। तो आते हैं आज के इस वीडियो के ऊपर जिसका टॉपिक है मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य और उनके पुत्र बिंदुसार के बारे में बातचीत करना। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था वो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व का था। ठीक है, तो इन्होंने करीब करीब 24 वर्ष, ठीक है ना, 24 वर्ष शासन किया था और इनकी राजधानी मगध थी। ठीक है, और भारतीय इतिहास के जो सबसे महत्वपूर्ण शासक रहे हैं उनमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है और इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इसलिए भी इनका नाम बहुत ही कहना चाहिए महत्व के साथ में लिया जाता है। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध के सिंहासन पर बैठे तो ये वही समय था जब सिकंदर ने, ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में आक्रमण करके उस क्षेत्र के कई जगहों को अपने राज्य में मिला लिया था और इस पूरे क्षेत्र को संचालित करने के लिए उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को वहां पर नियुक्त किया हुआ था। और जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की तो उस कार्य में उनका साथ दिया बाद में उनके प्रधानमंत्री बनने वाले चाणक्य ने। ठीक है, अब चाणक्य उस समय के कुछ एक सबसे विद्वान व्यक्तियों में गिने जाते थे। ठीक है, और जब चंद्रगुप्त मौर्य को उनकी मदद मिली तो उनके लिए ये जो कार्य था अपने साम्राज्य की स्थापना का वो कहीं ना कहीं बहुत, हम इतना तो नहीं कहेंगे बहुत आसान हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो सहयोग था उसने उनकी बहुत ज्यादा मदद की। जब हम बौद्ध ग्रंथों और जैन ग्रंथों के बारे में बात करें तो वहां पर मौर्यों को क्षत्रिय बताया गया है। ठीक है, लेकिन जब ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में बात करें तो मौर्यों को वहां पर शूद्र बताया गया है। ठीक है, लेकिन जब हम यूनानी लेखकों के विवरण के बारे में बात करें, ठीक है, तो उससे हमको ये पता चलता है कि मौर्य साधारण कुल से ही संबंधित थे। ठीक है, और जैसे हमने कहा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद करने वाले थे चाणक्य, जो बाद में उनके प्रधानमंत्री बन गए थे। और चाणक्य ने ही कूटनीति का उपयोग करके मौर्य साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। एक रचनाकार हुए हैं जिनका नाम था विशाख दत्त और इनकी पुस्तक का नाम था मुद्रा राक्षस। उस पुस्तक में विशाख दत्त ने ये लिखा हुआ है कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने की गतिविधियों उन्होंने किस तरीके से अपनी रणनीति बनाई, उन्होंने अपनी कूटनीति बनाई और जिस तरीके की भी गतिविधियां उन्होंने साम्राज्य की स्थापना में और साम्राज्य के संचालन में की। उसके अलावा जब यूनानी विवरण के बारे में बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम अलग अलग जगहों पर अलग अलग मिलता है, जो कहीं ना कहीं एरियन और स्ट्रेबो ने अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस इस नाम से संबोधित किया, सेंड्रो कोटस इस नाम से संबोधित किया। ठीक है, उसके अलावा
इनका एक और नाम था एपिनायस, और प्लूटार्क ने इनको एंडेरोकोटस के नाम से संबोधित किया। बाद में सन 28 फरवरी सन 1793 में, ठीक है, सर विलियम जोन्स ने इन सारे जितने भी हमने नाम यहाँ पर बनाए बताए हुए हैं, सेंड्रोकोटस, एपिनायस, और उसके अलावा एक था एंडेरोकोटस, ठीक है, उन सबकी जो पहचान थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से की थी। चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त ने पहले तो भारत के उस उत्तर पश्चिमी भाग को जीता, जो पहले सिकंदर के कब्जे में था, और सिकंदर के बाद से वहां पर पूरी तरीके से अव्यवस्था फैली हुई थी। और पश्चिमोत्तर क्षेत्र की विजय के पश्चात चंद्रगुप्त ने मगध पर विजय प्राप्त की, ठीक है, और नंद वंश के अंतिम शासक जिनका नाम था धनानंद, उनको गद्दी से उतारकर उनकी हत्या करके नंद वंश को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो इतना विवरण था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब बात करते हैं उनके पुत्र बिंदुसार के बारे में, जिसको हमने यहाँ पर पहले पॉइंट में भी लिखा भी हुआ है। बिंदुसार का जो शासनकाल था 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व के बीच में हुआ करता था। ठीक है, बिंदुसार की जीवनी के संबंध में जैन और बौद्ध ग्रंथों में अधिक वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो इनके पिता थे वो अपने जीवन के आखिरी समय में, मतलब कहने बाद के जीवन में यूं कह लीजिए, और उनकी उम्र भी उस समय बहुत ज्यादा नहीं थी, उन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। और जो बिंदुसार के पुत्र थे सम्राट अशोक, जिनके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में बात की हुई थी, ठीक है, उन्होंने कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। ठीक, तो जैन धर्म के ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य का विवरण मिलता है, और क्या कहते हैं बौद्ध धर्म के ग्रंथों में सम्राट अशोक के बारे में विवरण पढ़ने को मिलता है। ठीक है, लेकिन जब हम यूनानी लेखकों के बारे में बात करें और उनका विवरण पढ़ें, तो वहां पर बिंदुसार के बारे में हमको पढ़ने के लिए अच्छे से मिलता है। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रघात कहकर के संबोधित किया है। ठीक है, और उसके अलावा जिसका अर्थ होता है, अमित्रघात का मतलब होता है जो अपने शत्रुओं का नाश कर दे। उसके अलावा इनका एक नाम सिंहसेन भी लिया जाता है, और सिंहसेन के अलावा इनको भद्रसार भी कहा जाता है। ठीक है, अब दिव्यवादन के अनुसार बिंदुसार के समय के तक्षशिला में अमात्यों के विरुद्ध दो विद्रोह हुए थे। ठीक है, और उन दोनों विद्रोहों में पहले विद्रोह को कुचलने के लिए उन्होंने अशोक को भेजा था, और दूसरी बार सुशीम को भेजा था। बिंदुसार के साथ में एक अच्छा ये थी कि उनको एक बना बनाया साम्राज्य, स्थापित किया हुआ साम्राज्य मिला था, लेकिन उसके बाद भी बिंदुसार ने उसको हर संभव कोशिश की और सुदृढ़ बनाने की। और तिब्बती लेखक तारानाथ के अनुसार बिंदुसार ने दक्षिण भारत में भी विजय प्राप्त की थी। और लेकिन अलग बात है कि बहुत सारे इतिहासकार इनकी इस बात से क्या कहते हैं इत्तेफाक नहीं रखते, उससे क्या कहते हैं एग्री नहीं करते। ठीक है, जैसे हमने कहा कि बिंदुसार जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, और जैन ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था, जो यहाँ पर हमने लिख करके आपको बताया है। ठीक, बिंदुसार के मंत्री भी चाणक्य ही थे, और उनके बारे में जो भी संक्षिप्त जानकारी मिलती है वो पुराणों से और महावंश से मिलती है। इनके समय में सीरिया के शासक का नाम था एंटीयोकास। एंटीयोकास ये उस समय में सीरिया के शासक हुआ करते थे, और उन्होंने अपने दूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक है, बिंदुसार ने सीरिया के शासक से शराब, मीठा अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की थी। ठीक, जिसका वर्णन एथिनियस ने किया है। उस समय पे मिस्र के शासक का नाम था टॉलेमी द्वितीय।
सेकेंड, ठीक है ना। और उन्होंने डायनोसियस को अपना राजदूत बना करके बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार स्वयं आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे और उनकी राज्यसभा में आजीवक परिव्राजक निवास करते थे। ठीक है, तो ये इतनी जानकारी हुई मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक बिंदुसार के बारे में। अब हम बात करेंगे कि मौर्य काल में अर्थव्यवस्था कैसी थी, समाज की क्या स्थिति थी, और संस्कृति की, कला और संस्कृति की क्या स्थिति हुआ करती थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्थिक स्थिति के बारे में। ठीक, उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि के ऊपर, पशुपालन के ऊपर और इन दोनों से जो संबंधित गतिविधियां थीं उनके ऊपर विशेषतया आधारित हुआ करती थी। और जो व्यापार भी किया जाता था वो भी इन्हीं दोनों, क्या कहते हैं, कार्यों से संबंधित चीजों को लेकर के किया जाता था। ठीक है, भूमि के ऊपर राजा का हक होता था और इस प्रकार की भूमि को सीता कहा जाता था। ठीक है, इस भूमि पर कृषि कार्य करने के लिए दास अथवा कर्मकारों को नियुक्त किया जाता था। कई क्षेत्रों में राज्य की ओर से सिंचाई का समुचित प्रबंध किया गया था और जिसे हम सेतुबंध कहते थे। ठीक है ना, जहां पर सिंचाई का समुचित प्रबंध जिन क्षेत्रों के लिए राज्य की तरफ से किया जाता था। ठीक है, इन क्षेत्रों में राज्य द्वारा सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाती थी। उन क्षेत्रों से राज्य उत्पादन का 1/3 हिस्सा, उत्पादन का 1/3, ठीक है, शेयर जो था वो कर के रूप में प्राप्त किया जाता था। इस सिंचाई कर को उदक भाग कहा जाता था। ठीक है, और मौर्यकालीन सम्राटों द्वारा अपने राज्य में सिंचाई के लिए जो भी व्यवस्था की गई थी उसके लिए उन्होंने झीलें बनवाई थी, जलाशय बनवाए थे जिसको हम तालाब कहते हैं। ठीक है, इस तरीके के, क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर्स को उन्होंने बनवाया था। ठीक है, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता था। संस्कृत ग्रंथों के अनुसार मौर्य काल में उत्पादन का 1/6 पार्ट, ठीक है ना, ये इतना हिस्सा कर के रूप में, टैक्स के रूप में, ठीक है, लिया जाता था, वसूल किया जाता था। ठीक है, और जब हम मैगस्थनीज, ठीक है, जो इस समय चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में हुआ करता था, ठीक है, विदेशी राजदूत था, जब हम उसके अकाउंट को देखें कि उसने क्या लिखा है इसके बारे में, तो उसने लिखा है कि 1/4 शेयर जो था प्रोडक्शन का वो एज अ टैक्स वसूल किया जाता था। ठीक है, अ, अनाज, पशु और सोने के रूप में कर देने वाले गांव हिरण्य कहलाते थे। ठीक है, क्या कहलाते थे? हिरण्य कहलाते थे। ठीक है, बेकार देने वाले गांवों को विष्टि कहते थे। तो 3 टर्म यहां पर निकल करके आने वाले हमारे लिए। एक है हिरण्य, जो अनाज पशु सोने के रूप में कर देते थे। बेकार देने वाले जो गांव थे उनको विष्टि कहते थे, और जो गांव करमुक्त हुआ करते थे उनको परी हारिक परिहारिक कहा जाता था। ठीक है, तो ये व्यवस्था आर्थिक क्षेत्र में हुआ करती थी। अब जब हम उद्योग के बारे में बात करें, ठीक है, तो जैसे हमने पहले ही यहां पर मेंशन किया कि मौर्य काल में कृषि कार्य प्रमुख व्यवसाय था। ठीक, तो जो भी उद्योग कृषि से जुड़े हुए थे उन सब का विकास उस समय में काफी तेजी से हुआ, काफी प्रचलन था उनका। ठीक है, मौर्य काल में सूत कातने, ठीक है ना, सूत कातने और बुनने का उद्योग प्रमुख हुआ करता था। ठीक है, मौर्य काल में पत्थर तराशने के कार्य को भी बड़े स्तर पर किया जाता था। ठीक है, और जब हम इस समय के बारे में बात करें तो इसके अतिरिक्त इस काल में धातु उद्योग, ठीक है, चमड़ा उद्योग, शराब उद्योग, जहाजरानी उद्योग, औषधि उद्योग, ये भी प्रसिद्ध हुआ करते थे। क्योंकि बड़ी सी बात है, किसी भी समय काल में इनके बिना तो काम चलना ही चलना नहीं है। मौर्य काल में रेशम का आयात चीन से किया जाता था, चाइना। ठीक है, तो इंपोर्ट, ठीक है ना, रेशम का, कॉटन का। ठीक है, और उसके अलावा काशी, बंग, पुंडू, कलिंग और मालवा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध हुआ करते थे। ठीक है, सूती वस्त्रों के लिए ये काशी, बंग, पुंडू, कलिंग और मालवा। और जो बंग का मलमल था वो उस समय विश्व प्रसिद्ध हुआ करता था। ठीक है, तो यहां पर जो
जो चीज आयात हो रही है वो रेशम है चाइना से, और सूती वस्त्रों के लिए काशी, बंग, पुंडू, कलिंग और मालवा। ठीक है, और बंग का मलमल भी विश्व प्रसिद्ध हुआ करता था। अब बात करते हैं व्यापारिक गतिविधियों के बारे में। ठीक है, मौर्य काल में अंतर्देशीय व्यापार के साथ साथ विदेशी व्यापार भी किया जाता था। मतलब कि सिर्फ क्या कहते हैं, इंडिया इंडिया ही नहीं, बल्कि बाकी के जो उस समय के कंट्रीज थे, देश थे, उनके साथ भी व्यापारिक संबंध भारत के हुआ करते थे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के हुआ करते थे। ठीक है, अ, इस दौरान में कुछ वस्तुओं पे व्यापार राज्य द्वारा भी किया जाता था, और उन वस्तुओं को राजपण्य कहा जाता था। राज पढ़ने ऐसा कहा जाता था कि ये वो वस्तुएं हैं जिनका जो व्यापार है वो राज्य द्वारा ही किया जा रहा है। मौर्य काल में देसी उत्पादों पर 4% और आयातित वस्तुओं पर 10% बिक्री कर वसूल किया जाता था। व्यापारिक गतिविधियों के ऊपर पूरी तरीके से उस समय राज्य का ही नियंत्रण ठीक हुआ करता था। ठीक है, विदेशी व्यापार के लिए इस समय में ताम्रलिप्ति पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह था। क्या नाम था इसका? ताम्र लिप्ति। ठीक है, इस समय का सबसे प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था पूर्वी तट का। ठीक है, जहां से श्रीलंका के लिए जहाज उस समय जाया करते थे। पश्चिमी तट के ऊपर भड़ौच और सोपारा। ठीक है, भड़ौच और सोपारा, ये दो बंदरगाह हुआ करते थे पश्चिमी तट के ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं विदेशी व्यापार के बारे में। मौर्य काल में विश्व के अन्य हिस्सों से भी व्यापार किया जाता था, जैसे हमने पहले भी बात कर ली। ठीक, और इसमें जो प्रमुख साझेदार देश हुआ करते थे उसमें पश्चिमी एशिया के जो देश थे वो आते थे, मिस्र आता था, चीन आता था, और श्रीलंका प्रमुखतया शामिल हुआ करते थे। ठीक है, और मौर्य काल में जैसे हमने कहा कि चीन से रेशम, ठीक है, ताम्रपर्णी से मोती, नेपाल से चमड़ा, सीरिया से मदिरा या शराब, पश्चिमी एशिया से घोड़ों का आयात होता था। ठीक है, और इस दौरान हाथी दांत, कछुए, सीपियां, मोती, रंग, नील और बहुमूल्य लकड़ी का निर्यात इन्हीं सब देशों के साथ में किया जाता था। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं मुद्रा के बारे में। मौर्य काल में 3 ऐसी धातुएं थीं जिनके सिक्के प्रचलन में थे। उनमें एक था सोना, एक था चांदी, और तीसरा था हमारा तांबा। ठीक, और जो राजकीय मुद्रा थी मौर्य काल की, वो इनमें से किसी भी धातु में रही हो, उसका नाम था पण। ठीक है, ये उसकी जो कह दीजिए एक बेसिक यूनिट थी पण। जैसे सिक्का है वैसे ही हमने उसको बोल दिया पण। ठीक है, उस समय उसको पण बोला जाता था। मौर्य काल में आहत मुद्राएं भी प्रचलन में थी। ठीक है, आहत मुद्राएं। ठीक है, और मयूर मतलब मोर, पर्वत और अर्धचंद्र आधा चांद की चाप वाली आहत रजत मुद्राएं मौर्य साम्राज्य की मान्य मुद्राएं उस समय पर हुआ करती थीं। ठीक है, उस समय में जो तौल की इकाइयां थीं उनके लिए आढ़क, प्रस्थ, कुटुंब, पल और सुवर्णमास, इनका इस्तेमाल, इन इकाइयों का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं उस समय की सामाजिक स्थिति कैसी हुआ करती थी। मौर्य काल में समाज को व्यवसाय के आधार पर 7 श्रेणियों में बांटा गया था। और ये 7 श्रेणियां क्या हुआ करती थी? दार्शनिक, किसान, शिकारी, दार्शनिक, किसान, शिकारी, पशुपालक, शिल्पी एवं कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं गुप्तचर, उसके अलावा अमात्य और सभासद, ये 7 श्रेणियां बनाई गई थीं। लेकिन यह हमको मानना पड़ेगा कि उसके बाद भी अधिकांश लोगों का जो व्यवसाय हुआ करता था वो कृषि ही हुआ करता था। अब कौटिल्य ने जो पुस्तक लिखी, कौटिल्य चाणक्य का ही एक नाम था। ठीक है, उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, उसमें समाज के 4 वर्गों का उल्लेख किया, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये आते हैं। ठीक है, कौटिल्य ने शूद्रों को आर्य कहा था, आर्य। ठीक है, और
इन्हें म्लेच्छों से भिन्न बताया था। अर्थशास्त्र में कृषि, पशुपालन और व्यापार को शूद्रों का व्यवसाय बताया गया था। कृषि, पशुपालन और व्यापार शूद्र करते थे, ऐसा उन्होंने लिखा था। और कौटिल्य ने कई मिश्रित जातियों का भी उल्लेख किया है। उनकी उत्पत्ति विभिन्न वर्णों के अनुलोम व प्रतिलोम विवाहों से हुई थी। ठीक है। मौर्य काल में मदिरापान, जुआ और शिकार मनोरंजन के प्रमुख साधन हुआ करते थे। और यह भी कहना पड़ेगा कि जो रंगशालाएं थीं वो भी उस समय में अस्तित्व में हुआ करती थीं। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति किस तरीके की हुआ करती थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि स्त्रियों का एक विशेष स्थान था, मतलब कि जो उनकी जो सिचुएशन थी, कंडीशन थी, वो कंपैरेटिवली सेटिस्फैक्टरी थी, संतोषजनक थी। ठीक है। उन्हें काफी स्वतंत्रता दी गई थी। स्त्रियों को पुनर्विवाह करने का अधिकार था और नियोग की अनुमति भी दी गई थी। ठीक है। स्त्रियां अधिकांशतया घर पर ही रहती थीं और वो स्त्रियां जो घर पर ही रहती थीं उन स्त्रियों को कौटिल्य ने अनिष्कासिनी कहा था। ठीक है। अनिष्कासनी। ठीक है। और अर्थशास्त्र के हिसाब से विवाह के लिए स्त्री की आयु 12 वर्ष और पुरुष की आयु 16 वर्ष होनी चाहिए, ऐसा नियत किया गया था। ठीक है, निर्धारित किया गया था। ठीक है। हाँ, ये बात बताने काबिल है कि इस समय में दहेज प्रथा काफी प्रचलन में हुआ करती थी। स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने वाली विधवाओं को छंदवासिनी, ठीक है, यहां पर हमने लिखा हुआ है, ठीक है, छंदवासिनी, धनी विधवा को आढ़, इस आढ़ कहा जाता था। ठीक है। और आढ़ कहा जाता था। और एक और अच्छी बात यह थी कि इस काल में स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ करता था। शिक्षा थी, उनके पास व्यवसाय थे। और एक और जो बात यहाँ पे बताने काबिल है वो ये कि इस समय में स्त्रियों को गुप्तचर की तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता था और वो स्त्रियां सम्राट की अंगरक्षिका भी हो सकती थीं। अर्थशास्त्र में ऐसी स्त्रियों के लिए असूर्यपश्या, ठीक है, असूर्य पश्या, ये शब्द जो है वो इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। उसके अलावा अवरोधन, ये शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। और अंतःपुर, ठीक है, इस तरीके की स्त्रियों के लिए ये शब्द का इस्तेमाल भी किया गया है। ठीक है। तो एक कहीं कहीं पर क्या कहते हैं, इस तरीके का तथ्य भी पढ़ने के लिए मिला था, लेकिन मैं उसकी पुष्टि चूंकि नहीं कर सकता, कि इस समय में चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सुरक्षित करने के लिए एक कहते हैं ना कि पहली बार इस तरीके का कुछ टर्म सुनने में आया था जब चाणक्य ने इन स्त्रियों का उपयोग उनके अंगरक्षिका के तौर पर या गुप्तचरों के तौर पर करना प्रारंभ किया था। ठीक है। अब बात करते हैं तब की धार्मिक स्थिति के बारे में। मौर्य काल में जो धर्म को लेकर के काफी सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस समय में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार सबसे ज्यादा हुआ। ठीक है। वैसे तो मौर्य काल में वैदिक धर्म प्रचलित था, ठीक है, लेकिन जैन धर्म को और बौद्ध धर्म को कहना चाहिए राजा का, कई शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ करता था। जो वैदिक धर्म उस समय में प्रचलित था उसमें कर्म कांड काफी बढ़ गए थे, उसका काफी प्रचलन था। और मौर्य काल में यज्ञ इत्यादि कर्मकांड का प्रचलन काफी ज्यादा बढ़ गया था। जैसे हमने बताया कि कर्मकांड काफी प्रचलित थे तो यज्ञ इत्यादि को भी का भी प्रचलन काफी ज्यादा हुआ करता था। ठीक है। हमने पहले ही आपको बताया कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। और सम्राट अशोक ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था और एक प्रॉपर पेट्रोनेज दिया था। और उसके प्रचार और प्रसार के लिए उन्होंने काफी बड़े स्टेप्स भी उठाए थे, उसके लिए काफी सारे एफर्ट्स भी उन्होंने किए थे। ठीक है। और उन एफर्ट्स के अंतर्गत उन्होंने अपने दूतों को दक्षिण एशिया और अन्य क्षेत्रों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। ठीक है।
आरंभ में अशोक वैदिक धर्म के अनुयायी ही हुआ करते थे, और जो भी उस समय के अभिलेख मिलते हैं उसमें उनको देवानाम प्रिय कह करके संबोधित किया गया है। ठीक है, अलग बात है कि अशोक ने अपने जीवन के मतलब कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को क्या कहते हैं उसका अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया था, उसको स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी वो बाकी धर्मों के प्रति सहिष्णु थे, उनको वो बराबर का स्थान देते थे। अब बात करते हैं उस समय की कला और स्थापत्य के बारे में। जो मौर्यकालीन शासक थे उन्होंने नगरों का निर्माण करवाया, स्तूपों का निर्माण करवाया, गुफाओं का निर्माण करवाया और स्तंभों का निर्माण करवाया था उस समय में। ठीक है, और इस दौरान में जो अशोक ने स्थापत्य कला में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और उनके निर्मित किए कई प्रतीक और चिन्ह वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक माने जाते हैं। ठीक है, अब सारनाथ के शीर्ष स्तंभ पर चार सिंह पीठ सटाए बैठे हैं। ये चार सिंह एक चक्र धारण किए हैं और चक्र में 24 तीलियां हैं। यह चक्र बुद्ध के धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक बताए जाते हैं। ठीक है, और अशोक के एकाश्म स्तंभों को का सर्वोत्कृष्ट नमूना सारनाथ के सिंह स्तंभ का शीर्ष है, ऐसा माना जाता है। सारनाथ का जो सिंह स्तंभ का शीर्ष है वो एक क्या कहते हैं उत्कृष्ट नमूना है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, रामपुरवा में नटुआ बैल ललित मुद्रा में खड़ा है। संकिशाम स्तंभ के शीर्ष पर हाथी की आकृति पाई जाती है। ठीक है, रामपुरवा के स्तंभ शीर्ष को राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। ठीक है, और मौर्य काल में स्तूप की वास्तुकला भी काफी विकसित हुई, और अशोक ने अपने जो संदेश थे उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे स्तूपों का, अभिलेखों का, क्या कहते हैं इन स्तंभों का निर्माण करवाया था। ठीक है, और इस दौरान निर्मित किए गए प्रमुख स्तूप इस प्रकार से हैं। उनमें सांची का महास्तूप, सारनाथ का धर्मराज का स्तूप, भरुत और तक्षशिला स्तूप, ये सब शामिल होते हैं। मौर्य काल में चट्टानों को काटकर कई गुफाओं का निर्माण करवाया गया था, जिसमें सुदामा की गुफा, कर्ण चौपड़ की गुफा और विश्व झोपड़ी प्रमुखतया गिने जाते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और आप हमारे वीडियो को देखना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को और हमारे वीडियोस को लोगों के साथ में शेयर करना, ठीक, और अपने ऑब्जर्वेशंस कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बहुत जल्दी आपसे अपने अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।